हेलो एवरीवन, दिस इज समीक्षा दक्ष। सो इन दिस वीडियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट स्ट्रेटजी फॉर लास्ट 5 मंथ्स। ओके, जैसा कि तुमने इस वीडियो को टच भी इसलिए लिया है कि तुम्हें नीट स्ट्रेटजी देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इस वीडियो को अगर तुमने देखना शुरू किया तो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट्स मुझे दो। पहले मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बताने वाली हूँ, उसके अकॉर्डिंग तुम देखना कि तुम्हें इस नीट स्ट्रेटजी को पूरा सुनना है या नहीं सुनना है। स्टार्टिंग के 2-3 मिनट्स ध्यान से सुनो। ठीक है, मैं इस स्ट्रैटेजी के अंदर ऐसे ही रैंडमली तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली कि मतलब इतने दिन के अंदर ये वाले चैप्टर खत्म कर दो, इतने दिन के अंदर ये वाले चैप्टर खत्म कर दो, ऐसा सब कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो कि हर तरीके के बच्चे हैं, है ना। जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सारे बच्चे अलग अलग हैं, सबका अलग अलग पैटर्न है। किसी का कितना सिलेबस मतलब ऐसा तो है नहीं कि सबका बराबर बराबर सिलेबस कंप्लीट हो रखा है ना। कुछ रिपीटर्स हैं, कुछ क्या मैक्सिमम रिपीटर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, है ना। तो अब रिपीटर्स की अलग सिचुएशन हो रखी है। आधे बच्चे कुछ कोचिंग में प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सबका अलग अलग पैटर्न है। पर जो सिलेक्शन होना है वो एक ही लाइन है, एक ही एग्जाम आएगा, एक ही सब कुछ आएगा, उसी से सिलेक्शन होना है। और एग्जाम देने वाले बच्चे कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई कैसा है, कुछ भी है, मतलब सब अलग अलग है। लेकिन एग्जाम देने के लिए जो पैरामीटर है वो सबके लिए सेम है। तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा होता होगा, जो चीजें मस्ट चीजें हैं, जो चीजें करनी ही करनी जरूरी है, जिससे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्यों? क्योंकि जितने भी रिपीटर बच्चे होते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि उनके साथ स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा हो गया होता है। अब वो इसी में कंफ्यूज बैठे होते हैं कि मैं इससे पढ़ूं कि इससे पढ़ूं, इसके क्वेश्चन लगाऊं तो सही रहेगा, इसके लगाऊं तो सही रहेगा, क्या कर लेना मेरे लिए सही रहेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो जब तक उनका यही क्लियर नहीं है तो वो क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, कि वो क्या ही स्ट्रेटजी बनाएंगे कि 15 दिन में ये खत्म कर लूं, उतने दिन में ये खत्म कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना जरूरी होता है। अब मैं ये बात क्यों फील कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने खुद नीट 2020 का अटेम्प्ट दिया था। ठीक है, और उसके अटेम्प्ट से मेरे 608 मार्क्स आए थे, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ जीएमसी बदायूं में हूँ। ठीक है, मैंने ये अटेम्प्ट बिल्कुल प्योर अपनी खुद सेल्फ स्टडी से दिया, पूरी सेल्फ स्टडी की, कोई मेंटोर नहीं, कोई टीचर नहीं। ठीक है, खुद ही से अपनी स्ट्रेटजीज बनाई, खुद ही से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। ठीक है, तो क्या दिक्कतें आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती थी मेरे साथ। तो भाई मेरे पास मटेरियल इतना सारा इकट्ठा हो गया था, मैं यही कंफ्यूज हूँ कि मैं पढ़ूं तो पढ़ूं क्या। तो फिर मुझे लगता है कि इसके कोई भी एग्जाम आ रहा है तुम्हारा, तुम्हें स्ट्रेटजी बनानी, तुम्हारे 5 महीने रह गए। ठीक है, तो तुम्हें किन किन लेवल पे स्ट्रेटजी बनानी होती है वो देखो। पहले तो हमें ये 4 लेवल हैं जिन पे हमने देखना होता है कि स्ट्रेटजी बनानी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि टाइम कितना लेफ्ट है हमारे पास। हमारे पास है, मान लेती हूँ 5 मंथ्स है। ठीक है, 5 मंथ्स लेफ्ट है हमारे पास, 5 महीने बचे हुए हैं। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है कि व्हाट टू मस्ट स्टडी। हमें सबसे कंपलसरी क्या चीज है जो हमें पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। जो नहीं पढ़ी तो सिलेक्शन नहीं होगा, इतनी गारंटी है, मैं बता रहा। मतलब ये कि अगर वो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई भी सिलेक्टेड बंदा नहीं है जिसने वो पढ़ाना हो। इसका मतलब वो चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, कहीं वो हमारी छूट तो नहीं। हम पढ़े जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम जाने क्या क्या पढ़ने को लगे पड़े हैं, लेकिन अगर हमने ये वो कंपलसरी चीजें ही नहीं पढ़ी तो हमारी सारी स्ट्रेटजी बेकार, सारा सब कुछ बेकार। तो स्ट्रेटजी के अंदर ये चीजें इंक्लूड करते हुए, इन बातों को ध्यान देते हुए स्ट्रेटजी बनानी होती है। फिर डेली का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, फिर मंथली और वीकली क्या टारगेट्स होने चाहिए। इस इन सब 5 बातों को इंक्लूड करते हुए एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर की जाती है। तो इस वीडियो के अंदर ऑब्वियसली टाइम लेफ्ट तो तुम्हें क्लियर है ही कि तुम्हें 5 महीने बचे हुए हैं। अब मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें ये बताऊंगी कि तुम्हें पढ़नी वो कंपलसरी चीजें क्या है। ये डेली टाइम टेबल एंड मंथली एंड वीकली टारगेट जो है, ये इसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी। बट अभी इस वीडियो के अंदर ये समझ लो कि तुम्हें सभी सब्जेक्ट्स में उनके अंदर अंदर हर एक, देखो अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अलग अप्रोच है, उसके लिए अलग काम करना है, ऑर्गेनिकली अलग करना है, इनऑर्गेनिकली अलग करना है। ठीक है, ऐसे ही फिजिक्स के लिए अलग करना है, फिजिक्स के भी थ्योरेटिकल पार्ट के लिए अलग करना है, और न्यूमेरिकल के लिए अलग करना है। सबके लिए अलग अलग तरीके होते हैं। तो किस हर सब्जेक्ट वाइज अप्रोच हो जाएगी तुम्हारी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मेन बात क्या है कि यहाँ पर अभी हमारे पास 3 तरीके के स्टूडेंट्स हैं। ये जितने भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें 3 तरीके के स्टूडेंट्स हैं। एक वो जिनका अभी 10 से 20% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है। ठीक, एक वो जिनका 20 से 40 लगभग 40 to 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और एक वो जिनका 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो मैक्सिमम बच्चे वो होंगे यहाँ पर जिनके 40 to 50% ही सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ होगा। अभी वो अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर उनका फोकस है, क्योंकि उनका सिलेबस भी पड़ा हुआ है और उन्हें एग्जाम भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे वाले बच्चे ज्यादा हैं। तो ज्यादा है इसका मतलब क्या ये लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, ये वाले कंपटीशन से बाहर हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग अगर इनमें से वही सेलेक्ट होंगे जो अपनी स्ट्रेटजी को ढंग से बनाएंगे। कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी रैंडमली मत बनाओ कि किसी ने बोल दिया कि देखो इतने दिन में ये खत्म कर लो, इतने दिन में ये खत्म कर लो। अरे भाई, उसके बोलने से और सच में हो जाने में बहुत अंतर होता है। तुम्हें बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी।
क्योंकि जब तक कोई एक चीज है, तुम्हें पता है, कोई छोटी सी चीज उसको अच्छे से कर लो, पूरा कर लो, तो वो चीज कॉन्फिडेंस देती है। ये जो मैं तुम्हें ये बताने वाली हूँ कि व्हाट टू स्टडी मस्ट, तो ये मस्ट चीजें अगर तुमने 100% पूरी कर ली तो इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होंगे। अब सुनो क्या है। सबसे पहला काम क्या करना है कि राइट डाउन ऑल चैप्टर्स एंड सब टॉपिक्स ऑफ ऑल चैप्टर्स, मतलब चैप्टर्स के नाम और उनके अंदर जो भी सब टॉपिक्स हैं वो जरूर लिखने हैं, क्योंकि इससे हमें पता रहे कि किसी भी चैप्टर के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं और कोई भी हमारा टॉपिक छूट तो नहीं रहा है। क्योंकि देखो, जब यहाँ सिलेक्शन अब 720 नंबर तक आ रहे हैं, ठीक है, जब 720 नंबर तक आ रहे हैं, एग्जाम कठिन नहीं होता है। एग्जाम में क्वेश्चंस जो आते हैं वो डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अब अगर कोई इजी क्वेश्चन आया और अगर तुमने वो सिर्फ इस वजह से छूट गया कि तुमने पढ़ा ही नहीं था, तो वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो तुम्हारी नजर से ही ना गया हो, तुम्हें पता ही ना हो कि ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद आता है कि तुम्हें क्या करना है, ब्रिंग नीट चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर बुक, एमटीजी की या अरिहंत की ले सकते हो, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तुम्हें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर बुक ले लेनी है। ठीक, तो अभी स्टार्टिंग में तुम्हारी अप्रोच प्रीवियस ईयर बुक जो है तुमने लिए चैप्टर वाइज पे ज्यादा रहनी चाहिए। हम चैप्टर एक एक चैप्टर को मजबूत करेंगे। अब हम बुक्स देखते हैं, हमें बुक्स ही तो पढ़नी है भाई, बुक्स ही तो पढ़नी है कि क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो बुक्स ही तो पढ़नी है। तो बायोलॉजी में क्या देखें, तो बायोलॉजी में तुमने क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, और अगर तुम किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो वहां के नोट्स होंगे, वो नोट्स पढ़ना। ठीक, और एनसीईआरटी तुम जिसके भी थ्रू कंफर्टेबल हो अपनी थ्योरी करने में। फिर उसके बाद एनसीईआरटी फिंगर टिप्स या फिर तुम्हारी कोई कोचिंग हो जहां से तुम्हें क्वेश्चन मिलते हैं वहां के मॉड्यूल वगैरह कर लो। तो तुम्हें यहाँ ये फिंगर टिप्स या मॉड्यूल, ठीक, फिंगर टिप्स में एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन तो होते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे इसलिए क्या है कि तुमने ये ध्यान रखना है कि तुम्हें पर चैप्टर लगभग 100 से 200 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही हैं। ये आउटसाइड वाले हैं, अभी ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन 100% करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करने हैं, 2022 से लेकर 2010 तक के कर लेने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वन शॉट वीडियोस देख लेनी है, किसके लिए, अगर कोई चैप्टर अधूरा रह गया है, कोई चैप्टर इनकम्प्लीट है, कोई चैप्टर बैकलॉग में पड़ा हुआ है, तुम पढ़ नहीं पाए थे, तो तुमने क्या कर लेना, उसके लिए वन शॉट वीडियो देख लो। कुछ बच्चों ने पूछा कि वन शॉट वीडियो उन्हीं की देखेंगे क्या जिनके सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं, अगर कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो फिर वन शॉट वीडियो में क्या समझ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर तुमने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वही तो यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि कोई भी टॉपिक तुम्हारा बिना पढ़ा हुआ रह नहीं जाना चाहिए। तुमने क्या करना है कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो फिर वन शॉट वीडियो देखो, खत्म करो, पर देख लो, तुम्हें पता तो हो एटलीस्ट कि हाँ भाई ये भी है, ये इस चैप्टर के अंदर ये चीजें हैं। बेसिक से बाई चांस कोई इजी क्वेश्चन आ गया तो वो छूटेगा तो नहीं ना। अब देखो, ये बायोलॉजी का हो गया, अब हम फिजिक्स का देखते हैं। फिजिक्स में हमारे क्या पार्ट आते हैं, थ्योरेटिकल रहता है, न्यूमेरिकल भी रहता है। ठीक है, तो तुम्हारे को थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों ही मजबूत करने हैं अपने। तो थ्योरेटिकल पार्ट के लिए हम बात करते हैं, तो थ्योरेटिकल के लिए क्या करेंगे, तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में जो समरी दी हुई है और पॉइंट्स टू पॉइंटर दिए हुए हैं वो बस रीड कर लो। और मैं ये बता रही हूँ, जो समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर है ना, तुम किसी भी कोचिंग या कहीं से तो पढ़ रहे होगे, तो वहां से जब तुम्हें पढ़ाया गया होगा तो उसमें जो कॉन्सेप्ट बताए गए वही कॉन्सेप्ट होंगे, मैक्सिमम उसमें वही होंगे। बट एक बार रीड कर लोगे तो ये हो जाएगा कि हाँ भाई एनसीईआरटी का भी हमने कर लिया। उसके बाद अगर कोई भी पॉइंट बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वो पढ़ लो। और जैसे 12th की एनसीईआरटी में एप्लीकेशंस बहुत है, एप्लीकेशन जैसे एडी करेंट्स का एप्लीकेशन, ठीक है, ये सब इनका एप्लीकेशन क्या है, इन पर क्वेश्चन आ जाते हैं कि एडी करेंट्स आर यूज्ड, मतलब इस तरीके से, है ना। ये तुमने कर लिया, ये चलते फिरते कर लो अपना। ठीक, उसके बाद जो तुम्हारे क्लास नोट्स है ना, उनको अच्छे से पढ़ा करो। ये नहीं है कि क्लास के नोट्स बना के छोड़ दिए, नहीं। कई बार तुम्हारे क्वेश्चन इसीलिए सॉल्व नहीं हो रहे होते क्योंकि तुमने क्लास नोट्स को अच्छे से बार बार रिवाइज नहीं किया होता है। क्लास नोट्स में जो तुम्हारी थ्योरी लिखी है, क्लास नोट्स में जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, वो क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करो, वो थ्योरी दोबारा पढ़ो। ठीक है, अब जो अगर तुम्हारे क्लास नोट्स थे उसमें जब तुम दोबारा पढ़ रहे हो तो तुमने क्या करना है, उसी के साथ उसका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उसी में से थ्योरी जो पढ़ते जा रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। क्लास नोट्स जो थे उसमें से शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और कुछ बहुत लंबे चौड़े नहीं बनाने हैं। तुम्हें सिंपल जो फॉर्मूला था बस वही फॉर्मूला नोट डाउन कर लो उसमें से। ठीक है, फॉर्मूले निकाल के रख लो, बस ऐसा करना है। ठीक है, फिर उसके बाद वन शॉट वीडियोस अगेन फॉर बैकलॉग, कोई भी चैप्टर छूट रहा है उसके लिए एक दिन निकालो और बैकलॉग से। अब अगर कई चैप्टर होते हैं बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, एक बार में नहीं हो पाते वो चैप्टर्स, बैकलॉग हो रखा है, पूरे चैप्टर का हो रखा है, तो तुमने जो अभी पहले किया था कि चैप्टर का नाम लिखना उसके अंदर के सब टॉपिक्स, तो तुम्हें क्या करना, सपोज करो किसी चैप्टर के अंदर 10 सब टॉपिक्स हो रहे हैं, 10 टॉपिक्स करके तब वो चैप्टर पूरा होगा। तो क्या जरूरत है कि हम वो पूरे 10 एक साथ करें, अगर हम एक बार में 2 कर लें टॉपिक्स तो कुछ तो हुआ ना। ठीक है, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम दो, डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो। 2 टॉपिक आज कर लिए, 2 नहीं, चलो 1 टॉपिक आज कर लिया, 1 टॉपिक आज कर अगले दिन कर लिया, ऐसे करके तुम 10 दिन में वो चैप्टर तब हो गया तुम्हारा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरीके से अपना बैकलॉग निपटाओ। पूरा चैप्टर एक दिन में करने बैठोगे वो एक दिन में दिमाग में घुसेगा ही नहीं, सबसे बड़ी बात। ठीक है,
वन शॉट वीडियो में भी का उतना ही पार्ट देख लो ना जितने में से वो तुम्हारा टॉपिक है। बस सबसे पहले तुम्हें खुद अपने टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट के लिए क्या है, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही करने, यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले, फिर एमसीक्यूज जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं वो एमसीक्यूज करने हैं। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास कोई ना कोई कोचिंग का मॉड्यूल या कोई भी बुक कुछ भी तो होगा, उससे लगभग 150 से 200 क्वेश्चन पर चैप्टर तुम्हें कर लेने। 150 क्वेश्चन मिनिमम तो तुम्हें करने पड़ेंगे, है ना। 150 क्वेश्चंस का टारगेट बना लो कि हाँ तुम्हें ये करने। तुम हर चैप्टर लिखोगे, उसके अंदर तुम सब टॉपिक्स लिखोगे, ठीक है। उसी के आगे लिख देना एमसीक्यूज, जैसे कोई कॉपी है यहाँ पे और उसके तुमने ये चैप्टर नेम लिखा, फिर उसके सब टॉपिक्स वगैरह ये सब लिख दिए, सारे सब टॉपिक्स लिख दिए। यहीं पे लिख देना इसके पीवाईक्यूज, मतलब सिर्फ ऐसे लिखना पीवाईक्यू, फिर इस पे लिख देना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर लिख देना 150 क्वेश्चंस। तो अगर 150 क्वेश्चंस हो गए टिक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गई टिक, पीवाईक्यू हो गए टिक। तो इससे तुम्हें पता चलता रहेगा कि हर चैप्टर का तुमने ये काम खत्म कर लिया या नहीं किया, ठीक है। और ये चैप्टर किसी भी बुक से कर लेना, ठीक है। और ये फॉर्मूला कॉपी कब बन रही होगी, जब तुम अपनी कॉपी को, क्लास नोट्स को रिवाइज कर रहे होगे ना, तो उसको रिवाइज करते जा रहे हो और बस साइड में लिया और फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं। बस ये अप्रोच रखनी है। केमिस्ट्री में देखो हमारे 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तीनों को पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग अप्रोच लगानी है। चलो अब फिजिकल केमिस्ट्री देखते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल फिजिक्स की जैसी हो जाती है। अब इसमें और थोड़ा सा कुछ अलग भी करना पड़ता है। जैसे थ्योरेटिकल पार्ट को अगर हम देखें तो आपको प्रॉपरली अपने क्लास नोट्स फॉलो करने, क्लास नोट फॉलो करो। हो सके तो तुम एनसीईआरटी पढ़ लो, पर ऐसे नहीं कि एक एक लाइन लगे पढ़ी है, नहीं, ऊपर ऊपर से रीड कर लो जो चीज तुम्हारे क्लास नोट्स से मैच कर पा रही हो, क्योंकि तुम अपने क्लास नोट्स पढ़ चुके हो। तो तुम बस ये रीड करो कि ऊपर ऊपर से रीड कर लो, तुम्हारे क्लास नोट्स वाली चीजें उसमें से एक बार क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मोस्टली तुम्हारे क्लास के उसमें ही सारा कवर करा ही दिया होगा, फिर भी अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कर सकते हो, नहीं है तुम अपने क्लास नोट्स को प्रेफर करो, ठीक। फिर उसके बाद वन शॉट वीडियो देखनी है तुम्हें, किसके लिए, बैकलॉग्स के लिए, ठीक है। एक बार में पूरी वीडियो देखने का टाइम नहीं है, तो क्या करना है, चैप्टर के जो सब टॉपिक लिखे हैं वो टॉपिक सेलेक्ट करो और उस वन शॉट वीडियो में, वन शॉट वीडियो भी नहीं छोड़ो, सपोज करो कि तुम्हारे पास बायोलॉजी का चैप्टर है, तुम्हारा मिनरल न्यूट्रिशन सपोज करो बैकलॉग में है, तो तुम्हें एक साथ मत करो पूरा। तुम सपोज नाइट्रोजन साइकिल तुम्हें करनी है, तो नाइट्रोजन साइकिल डालो यूट्यूब पे, तो नाइट्रोजन साइकिल जिसने समझा रखी होगी तो वो आ जाएगा। अब अगर सिर्फ नाइट्रोजन साइकिल नहीं भी आता है, पूरा मिनरल न्यूट्रिशन खुल के आ जाता है, तो तुम उस वीडियो को आगे पीछे करो और वहां पर पहुंचो जहां से नाइट्रोजन साइकिल सिखाई जा रही है। इस तरह से स्प्लिट करके पढ़ना सीखोगे तो चैप्टर टुकड़ों में बट जाएगा और फिर तुम्हारा हो भी जाएगा। एक साथ बड़ा बड़ा बोझ लेके चलोगे तो नहीं पूरा हो पाएगा। अगेन तुम्हें इसकी भी फॉर्मूला कॉपी बनानी पड़ेगी, ठीक है। और बस फिजिकल की, थ्योरेटिकल के लिए तो यही करना है। न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड सब कर लेने हैं, इनटेक्स वाले क्वेश्चन सब कर लेने सब, ठीक। एमसीक्यूज ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, भाई रिपीट हुए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बहुत बहुत जरूरी होते हैं, बहुत जरूरी, ठीक है। पीवाईक्यूज तो भाई सब बोलते हैं करने ही है पीवाईक्यूज, है ना। अगेन यहाँ पे भी 100 से 150 क्वेश्चन तुम्हें पर चैप्टर करने ही करने हैं, 100 से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर, ठीक है। इतना तुम्हें चैप्टर वाइज प्रिपरेशन के लिए करना है, ठीक है। उसके बाद अगर टेस्ट वगैरह दे रहे होगे तो टेस्ट तो तुम्हें देने ही है, लेकिन अगर तुम्हारी चैप्टर वाइज प्रिपरेशन जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए। देन उसके बाद आती है बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी तुम्हें क्या करना है, क्लास नोट्स फॉलो करने हैं, क्योंकि तुमने क्लास नोट्स को ही पूरी साल पढ़ा है, उसी में अच्छे से तुमने मैकेनिज्म पढ़ी होंगी, रिएक्शंस पढ़ी होंगी, वो सारी, ठीक है। बैकलॉग्स के लिए तुम अपना वन शॉट वीडियो फॉलो कर सकते हो। देन उसके बाद मेक शॉर्ट नोट्स कॉपी। तुम्हें शॉर्ट नोट्स कॉपी क्यों बनानी है, जैसे कि तुम शॉर्ट शॉर्ट में लिख सकते हो कि जैसे एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, मैंने कहा कि फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या है ना, ऐसे ही हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या है। तो ये सारी रिएक्शन का नाम लिखो, उसके अंदर क्या हो रहा है, उस रिएक्शन का नाम, उसके अंदर क्या हो रहा है, बस उसकी मेन रिएक्शन है, बस वो इतनी लिख ली। इस तरीके से क्या होगा कि तुम पूरी रिएक्शंस जो होंगी वो एक बार में जल्दी जल्दी याद करने में आसान होगा, ठीक है। सिर्फ नेम रिएक्शंस तो लिखो ही लिखो, लेकिन कुछ रिएक्शंस रहती है ना कि मतलब जैसे तुमने लिख लिया मेन रिएक्शंस तो लिख ली, जैसे हॉफमैन रिएक्शन हो गई तो तुमने हॉफमैन रिएक्शन हेडिंग डाली और उसके बाद आगे लिख लिया यहाँ पे रिएक्शन, बस इस तरह से सारी रिएक्शंस को मतलब 5-6 पेजेस लग जाएंगे, है ना, एक पेज में तो आ नहीं पाएंगी। ऑर्गेनिक ऐसा कर लो कि अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर की सारी एक जगह, ठीक है, फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल वाले चैप्टर की एक जगह, अमीन्स की एक जगह, इस तरीके से करके करो, है ना। पीवाईक्यूज नो डाउट, पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं। फिर अगेन यहाँ पे भी 150 से 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर, एनी बुक एनी मॉड्यूल किसी से भी कर लो, पर इतना कर लो, ठीक है। और यहाँ पे भी अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी एमसीक्यूज एक बार कर लेना, ठीक है। तो हमने ये अपना ऑर्गेनिक का काम खत्म कर दिया कि ऑर्गेनिक में हमें क्या क्या करना है। अब देखते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या होता है कि हमें यहाँ पर भी क्लास में अगर तुम्हारे चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं तो क्लास नोट्स देख लो, नहीं तो कोई अगर तुम वन शॉट वीडियो देखोगे ना तो वन शॉट वीडियो ऐसी जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया हो, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया, उसी को देखना,
ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करो। भाई वो तो जब ठीक रहता है जब अगर तुम 11th 12th में हो। अब बिल्कुल 5 महीने बाद एग्जाम है, बिल्कुल ठीक है, तो अब टाइम नहीं है ना। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है ना, पॉइंट टू पॉइंट, जो कि एनसीईआरटी में है और एनसीईआरटी से ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो वन शॉट वीडियो जो कि एनसीईआरटी बेस्ड बता रहा हो कोई तो ठीक। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी की बुक का एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सीधा रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम प्रीवियस ईयर रखना, एनसीईआरटी की बुक रखना, बहुत सारे क्वेश्चन है जो फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सीधा प्रीवियस ईयर में आए हैं, है ना। एमसीक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, ठीक है। और फिर इतना करने के बाद, इतना कर लिया तुमने, इतना ठीक है, तो तुम 90% प्रिपेयर हो गए। इतना करने से तुम 90% प्रिपेयर हो जाओगे। फिर मन हो, टाइम हो तो किसी मॉड्यूल से क्वेश्चन कर लेना, लेकिन तुम इतना ही अपना करते रहो कवर, क्योंकि यहाँ पीवाई की और ये इन्हीं से कवर हो जाता है। और क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल मेनली जो कि पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, इनके लिए मॉड्यूल से थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। लेकिन पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, इन ब्लॉक्स के लिए तो तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है, ठीक है। इनके लिए तो ब्लॉक्स ही काफी है, बस ब्लॉक्स से बस यहाँ इतनी प्रैक्टिस करो। यहाँ इन मॉड्यूल से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इन सब की करना, ठीक है, दैट्स इट। और ये मैंने तुम्हें वो बताया कि तुम्हें कंपलसरी पढ़ना क्या क्या है, ठीक। अब तुम्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि तुम्हारा डेली का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, फिर तो मैं ये बताऊंगी कि तुम्हारा मंथली टाइम टेबल क्या होना चाहिए और तुम्हारा वीकली टारगेट्स तुम्हारे क्या होने चाहिए टिल योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो अपनी स्ट्रेटजी सही तरीके से बना पाए अपने अकॉर्डिंग। और ये जो कंपलसरी चीजें हैं ये तो 101% उन्हें करनी ही करनी पड़ेगी। अब बुरी तरह लगना पड़ेगा तुम्हें, 5 महीने की बात है, फिर देखना आने वाले 5 साल बदल जाएंगे तुम्हारे। सिर्फ 5 महीने दे दो, 5 साल बदल जाएंगे, 5 साल, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली तुम्हें नीट पीजी की प्रिपरेशन एंड ऑल ये सब करना पड़ेगा, लेकिन 5 साल तक तुम एकदम बिल्कुल सुकून में आ जाओगे, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें स्ट्रेटजी किस तरीके से बनानी होती है, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम खुद एबल बनो, इस लाइक बनो कि तुम अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज बनाओ, अपने अकॉर्डिंग अपने आप चीज देखो, अपने आप को समझो, ठीक है। ओके चलो फिर बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू।